Hello students, good morning. I am Hanish Bansal, I am your business study lecturer. तो स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लास में फिफ्थ चैप्टर मतलब कंप्लीट कर लिया था। तो उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है स्टाफिंग। तो स्टूडेंट्स एक बात और भी मैं बताना चाहूँगा आपको कि अब जब हमने सिक्स्थ चैप्टर कर रहे हैं तो सिक्स चैप्टर करने के बाद सेवन चैप्टर फिर एट चैप्टर कर लेंगे। फिर उसके बाद मैं स्टार्टिंग से भी आपको रिवीजन करवाऊंगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर की। ठीक है, और उसको डिटेल्ड में आपको मैं करवाऊंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में पढ़ाऊंगा। और जो भी स्टूडेंट्स को जो यूट्यूब में मैंने वीडियोस भेजी थी उसमें नहीं समझ आया तो अब मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा दोबारा। ठीक है, पहले ये जो मैंने पढ़ा है ये तो मैंने पढ़ा है, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर भी मैं दोबारा पढ़ाऊँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम करेंगे स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है? तो स्टाफिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, नाम से ही क्लियर है। स्टाफिंग स्टाफिंग का मतलब होगा कि कंसिस्ट ऑफ मैन पावर, प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरल पर्सनल। तो स्टाफिंग का मतलब सिंपल से अगर हम शब्दों में डिस्क्राइब करना चाहें कि हम अपनी जॉब पोजीशन को फिल करते हैं, कि जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ वहाँ हम क्या करते हैं अपनी पोजीशन को फिल करना, तो उसे स्टाफिंग बोलते हैं। स्टाफिंग का मतलब ये है कि हम अपने क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक हम राइट पर्सन को राइट जॉब पोजीशन पे लगाते हैं, उसे हम स्टाफिंग बोलते हैं। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, देखिए। तो स्टूडेंट्स डिटेल में देखो, स्टाफिंग का मतलब क्या होता है। द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, but it depend upon utilization of these resources by human resources. So hard working efficient people are most important asset of an organization. The key of to success of any organization is right person at right job position. इस पॉइंट को आप लाइन को नोट कर लीजिए। स्टाफिंग फंक्शन इज कंसर्न विद ब्रिंगिंग राइट एंड एफिशिएंट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम आप इसमें इसका मतलब हो गया कि स्टाफिंग में हम अपने राइट पर्सन को राइट पोजीशन पे लगाते हैं, और इसमें जो पर्सन एफिशिएंट होता है, जो पर्सन उस जॉब के लिए मतलब जिसको वो जॉब पता होती है कि वो क्या करना है क्या नहीं करना, उसके क्वालिफिकेशन भी उस हिसाब से होती है, तो उस पर्सन को हम क्या करते हैं, इसको लगाते हैं। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। तो मीनिंग क्या है स्टाफिंग का? तो स्टूडेंट्स देखिए मीनिंग का ये है, यहाँ पे देखिए कि स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर, प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, प्रमोशन, मेंटेनेंस ऑफ मैनेजर पर्सन। स्टाफिंग कंसिस्ट करता है प्लानिंग, मैन, फिर रिक्रूट करता है, सिलेक्ट करता है, फिर ट्रेन करता है, फिर कंपनसेशन प्रमोशन करता है। ये स्टाफिंग है। तो स्टूडेंट्स इससे पहले मैं जो लेक्चर में आपको मैं मतलब मैंने बाय फेस पढ़ाया था, तो अब मैं अब वही चीज़ को पढ़ा तो मैं वही चीज़ रहा हूँ, बस ऐसे था कि अब मैं लाइन टू लाइन, आप सोचा कि मैं लाइन टू लाइन पढ़ाऊँ कि ताकि आपको क्लियर हो कि ये क्या चीज़ चल रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए। तो हमने ये पढ़ा कि स्टाफिंग का मतलब होता है कि राइट पर्सन को राइट पोजीशन पे लगाना, उसे स्टाफिंग बोलते हैं। तो हम इसमें अपनी जो जॉब पोजीशन है जो खाली हो चुकी है उसको, उस पोजीशन को हम फिल करते हैं, उसे स्टाफिंग बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे देखिए। तो नेक्स्ट पेज में देखो, इसमें से एक डेफिनेशन हमें याद करनी है, कोई भी याद कर लो चाहे आप। स्टाफिंग क्या है, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ रिक्रूटमेंट, वह यही सबसे आसान है। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, कंपनसेशन एंड मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये हम किसने कहा था? अकॉर्डिंग टू फ्रेंच वेंडल ने। तो सर ये आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब उसके बाद आ जाता है कि इम्पोर्टेंस, नीड एंड बेनिफिट्स, एडवांटेजेस ऑफ स्टाफिंग क्या होती है। तो स्टूडेंट्स पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ेंगे।
पहले तो आ जाता है इम्पोर्टेंस क्या होती है। इम्पोर्टेंस में देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट्स कि प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर द फॉलोइंग बेनिफिट। सबसे पहला पॉइंट आता है फिलिंग द रोल बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए ध्यान से, पहले हमने क्या करना होता है कि पहले फिल करना होता है। The staff function is need to fill the job position. There will be no use of job position unless until these are occupied by employees, and it is through staffing function only that employee are appointed to fill the vacant job. तो स्टूडेंट्स सिंपल सी बात है, स्टाफिंग फंक्शन क्या है कि इसका मतलब होता है कि हमें जॉब पोजीशन को क्या करना होता है, फिल करना होता है। अगर हम जॉब पोजीशन को फिल नहीं करेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो वो इस चीज़ के लिए जो हमें एम्प्लॉई चाहिए होते हैं, जो जो हमारी जॉब खाली है उस चीज़ को भरना होता है। तो उसे कहते हैं फिलिंग ऑफ द रोल ऑफ ट्रेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन, प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब। अब हम फिल तो करने जा रहे हैं, हमने अब सोच लिया कि यहाँ भी जॉब खाली है तो किसी पर्सन को यहाँ लगा देते हैं, पर ऐसा भी नहीं होता। हमें उस जहाँ पे जिस पोजीशन में हम जॉब पे पर्सन को लगा रहे हैं उस जॉब में वो पर्सन राइट होना चाहिए, राइट पर्सन होना चाहिए, उस जॉब के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट देखो, ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेज by appointing efficient staff and staffing ensure continuous survival and growth of the enterprises। तो स्टूडेंट्स इसके बाद क्या होता है कि हम अगर स्टाफ जितना ज़्यादा बढ़िया काम करेगा, ग्रो उतनी ही ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। तो स्टाफ जितना ज़्यादा कॉम्पिटेंट होगा, जितना ज़्यादा कंटिन्यू सर्वाइव करेगा, उतना ज़्यादा एंटरप्राइजेस क्या करेगी, ग्रो कर सकती है। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या मतलब है, थ्रू मैन पावर प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो देयर आर नो चांसेस ऑफ ओवर मैनिंग एंड शॉर्टेज एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है कि पहले तो जब अगर हम कोई वैकेंट जॉब फिल कर रहे हैं तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कितने पर्सन की हमें ज़रूरत है। ऐसे नहीं है कि हमें 50% की ज़रूरत है हम 100 बंदे भर्ती कर लें। तो उससे क्या होगा कि हमें जो इतने पर्सन की ज़रूरत नहीं, जिस वजह से क्या होगा हम हमारे अपना नुकसान कराएंगे और उन पर्सनों को मतलब वो फ्री बैठेंगे, उन्हें फ्री की सैलरी देंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मतलब कितने पर्सन की ज़रूरत है जो हमें काम करने के लिए चाहिए, ताकि ओवरलैप ना हो, ओवर मैनिंग ना हो। तो स्टाफिंग से क्या होता है ये हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की। मतलब हम मतलब जॉब में उस पोजीशन में पर्सन को लगा सकते हैं जितने हमें पर्सन की ज़रूरत है, ये स्टाफिंग से पता लगता है। हेल्प्स इन कंपीटिंग। तो देखो टू ऑर्गेनाइजेशन कैन ईजी एक्वायर सेम टाइप ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज बट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन विन ओवर द अदर एफिशिएंट स्टाफ। सिंपल सी बात है, जगह जितना बढ़िया स्टाफ होगा, दो ऑर्गेनाइजेशन मान लो सेम है, वो एक ए ऑर्गेनाइजेशन भी सेम है, बी ऑर्गेनाइजेशन भी सेम है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन सेम है, एक जैसा ही काम करती हैं। पर अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ ज़्यादा मेहनती होगा, ज़्यादा कॉम्पिटेंट होगा, ज़्यादा एफिशिएंट होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है वो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा ग्रो करेगी, ज़्यादा क्या करेगी, अपना बेनिफिट कमा सकती है। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप सबको। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोराले ऑफ द एम्प्लॉय। तो स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट देखिए, ये पॉइंट में ये है कि स्टाफिंग फंक्शन डज नॉट एंड ओनली विद अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय। ऐसे नहीं है कि एक स्टाफ को हमने जस्ट अपॉइंट कर लिया उसके बाद हमारा काम ख़त्म है, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टाफ को अपॉइंट करने के बाद हमें ट्रेन करना पड़ता है, उसे प्रमोट करना पड़ता है, उसे कंपनसेशन देना पड़ता है। तो जो हम उसे बार बार मोटिवेट करते रहें तो
वही एफिशिएंट काम करेगा, तभी तो वो अपनी बेस्ट से बेस्ट मतलब अपनी मेहनत लगाएगा। तो इस वजह से ये चीज़ आ जाती है। तो की टू इफ़ेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस, नेक्स्ट पॉइंट है। तो नो अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन बी कैरिड आउट विदाउट एफिशिएंट स्टाफ फंक्शन। तो एक बात याद रखना, जो मतलब स्टाफ होता है वो की होता है ऑर्गेनाइजेशन की। मतलब स्टाफ जितना ज़्यादा मेहनत करेगा उतना ही ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेटर बना सकते हैं। तो ये क्या है, जितनी एफिशिएंसी इफ़ेक्टिवनेस तभी पता लगती है जितनी ज़्यादा एफिशिएंट स्टाफ होगा, इफ़ेक्टिव स्टाफ होगा। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आई होप हम इसमें रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में देखो, सबसे पहले फिल करना है हमें जॉब को, रोल्स को, किसने कौन सा काम करना है। फिर हमने राइट पर्सन में राइट जॉब लगाना है। फिर ग्रो कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन, जगह स्टाफ बेटर होगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन से पता लगता है कितने स्टाफ की कौन सी जॉब में ज़रूरत है। और फिर हेल्प इन कॉम्पिटिटिंग, मतलब हेल्प मिलती है हमें कॉम्पिटिटिंग, मतलब जितना बेटर स्टाफ होगा उतना ज़्यादा हम वर्क कॉम्पिटेंट कर पाएंगे। जैसे आपको बताया, दो ऑर्गेनाइजेशन सेम है, और जितना ज़्यादा बेटर कॉम्पिटेंट स्टाफ होगा उतनी मेहनत ज़्यादा करेगा, ज़्यादा इफेक्टिवनेस होगा, तो उतनी ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा बेटर कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, सिक्स्थ पॉइंट है इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोराले ऑफ द एम्प्लॉई। ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। और की होता है स्टाफ, ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट्स स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स, स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में ये वाला पॉइंट क्या है। स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज़ ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज एक पार्ट होता है मैनेजमेंट प्रोसेस का, which develop and manage the human elements of the enterprise considering their knowledge, skill, activity, talent, potential for contribution towards the organization objective। कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स पार्ट होता है मैनेजमेंट प्रोसेस का, पर इस ये ह्यूमन क्या करते हैं, अपने एलिमेंट्स या अपने ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं। जैसे अपनी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, स्किल्स देते हैं, क्रिएटिविटी देते हैं, और टैलेंट, पोटेंशियल देते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो है ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकें। तो तो उसके बाद आ जाता है ह्यूमन मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन नीड ऑफ द human resource recruitment and selection, the best employee training, developing, compensating, rewarding the employee. It also include activity related to liaison with the employee, government, trade union। तो स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, जो हमें क्या करना चाहिए, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में है, हमें ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो उसे टाइम टू टाइम रिक्रूट करे, सिलेक्ट करे बेस्ट एम्प्लॉय, हर जॉब के लिए बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉय सेलेक्ट करे, ट्रेन करे, डेवलप करे, कंपनसेट करे, जो अगर बहुत बढ़िया काम किया उसे रिवार्ड दे। तो इससे क्या होता है कि एक एम्प्लॉय भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है, जो बेस्ट से बेस्ट काम कर सकता है। तो जर्नली तो आगे क्या आता है, दीज फंक्शन आर कैरिड आउट एट स्मॉल स्केल लेवल इन स्मॉल organization by every manager. We call it is staffing function by line managers, but when these functions are performed at large scale in big organization, there is a need to create separate department called human resources management department। वैसे तो देखो स्टूडेंट, सिंपल सी बात है कि जो फंक्शन है वो स्मॉल स्केल लेवल पे तो चल जाता है स्टाफिंग फंक्शन का, पर जो लार्ज लेवल पे होता है तो उसमें ज़्यादातर ज़रूरत होती है हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की। तो इसलिए ये चीज़ आ जाती है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाला पॉइंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में सिंपल है, इसमें अपना टैलेंटेड होता है, स्किल्स होती है, नॉलेज होती है, क्रिएटिविटी होती है। इस चीज़ को भी ऑर्गेनाइजेशन को देखना चाहिए ताजो और ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट से बेस्ट चले। अगर और आप एम्प्लॉई के टैलेंट को, उसकी मेहनत को, उसके
काम करने के जज्बे को आप नोटिस करोगे, उसको उस हिसाब से आप ट्रीट करोगे कि उसे बेस्ट से बेस्ट रिवार्ड दे दोगे, तो फिर इससे क्या होता है, एम्प्लॉई मोटिवेट होता है और ज़्यादा काम करने की क्षमता लगाता है अपनी। तो स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पेज में क्या है, स्टाफिंग इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इस क्लियर कट लिखा हुआ है, स्टाफिंग कहते हैं पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो स्टूडेंट्स देखिए, तो प्रेजेंट डे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंसेप्ट इंक्लूड द फॉलोइंग। जो अगर हम प्रेजेंट डे ये कंसेप्ट हमें लगाने चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स इट मीन्स डिटरमाइन द नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सन रिक्वायर फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन ऑफ द। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ये कहती है कि जो कितने कितने नंबर और टाइप के हमें जॉब चाहिए, और जिसमें हम उतने पर्सन को वैकेंट जॉब पे लगा सकें, ये पहले हमें ये पता करना होगा। फिर एम्प्लॉइंग पीपल, फिर उसे लगाने के लिए पहले रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है, फिर सिलेक्शन, फिर प्लेसमेंट ऑफ पर्सनल करना पड़ता है। फिर करियर ग्रोथ, जब हमने सब कर लिया फिर उसके बाद ट्रेन करना है उसे, फिर डेवलप करना है एम्प्लॉय को। तो आपको पता है ये जो स्टाफिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं ये ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का पार्ट है। मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज एक वाइड कंसेप्ट है, स्टाफिंग सिर्फ उसका पार्ट है छोटा सा। फिर उसके बाद क्या आता है कि पर्सनल, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल, फिर फीडबैक लेते हैं कि किस तरीके का एम्प्लॉय ने काम किया, फिर उसका फीडबैक लेना। फिर उसके बाद मोटिवेशन बाय ऑफरिंग फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मतलब पैसे से, नॉन फाइनेंशियल जो पैसे के बिना और अदर फैसिलिटीज़ इंसेंटिव्स देते हैं हम, तो इससे मोटिवेट करना। ये सारा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का कंसेप्ट है कि ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का कंसेप्ट है। तो आगे आता है कंपनसेशन। कंपनसेशन देना, या अगर उसने बहुत बढ़िया काम किया है अब क्वालिफिकेशन के मुताबिक, रेमुनरेशन के मुताबिक, मतलब उसने इतनी ज़्यादा हाई डिग्री कर, उससे आप उसे कंपनसेशन देना। सोशल सिक्योरिटी, उसे सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, वेलफेयर मतलब पीपल के वेलफेयर के अकॉर्डिंग सोचना। रिव्यू एंड ऑडिट, तो उसका पर्सनल पॉलिसी एंड प्रोसीजर रिव्यू करवाना और पर्सनल पॉलिसी देखना कि उसके प्रोसीजर देखना, ये सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट कंसेप्ट है, स्टाफिंग प्रोसेस क्या होता है। तो स्टाफिंग इज़ रेफर्ड एज बोथ लाइन एज वेल एज स्टाफ एक्टिविटी। ठीक है, स्टाफिंग के प्रोसेस क्या हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या करना होता है स्टाफिंग के प्रोसेस में, क्योंकि फंक्शंस में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें से ये सारी चीज़ें हैं। स्टाफिंग के हमेशा प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी हम चाहे प्लानिंग पढ़ रहे हैं, चाहे ऑर्गेनाइजिंग पढ़ रहे हैं, चाहे स्टाफिंग पढ़ रहे हैं, चाहे डायरेक्टिंग पढ़ रहे हैं, चाहे कंट्रोलिंग पढ़ रहे हैं, तो कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसके ये प्रोसेस इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आ जाता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट। तो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से सुनिएगा। पहले तो पॉइंट से क्लियर है कि हमें कितने पर्सन की ज़रूरत है, हमें कितने पर्सन, हम पहले ये देखो कि पर पर्सन कितने चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसे नहीं है कि हमें पहले तो फाइंड करो पर्सन कितने चाहिए, कितने। देखो इसमें लिखा हुआ है एस्टिमेटिंग ऑफ मैन पावर रिक्वायर्ड विच मीन्स फाइंडिंग आउट द नंबर टाइप ऑफ एम्प्लॉय नीडेड बाय द organization in near future. Manpower recruitment is not only to find out number of people needed but also the type of people. हमें नंबर ऑफ मतलब एम्प्लॉय में देखना पड़ेगा कि कौन सी क्वालिफ़िकेशन का, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या होनी चाहिए। ठीक है, उसमें से हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी बैकवर्ड क्लासेस के वोमेन फोर्स कितनी चाहिए, माइनॉरिटी कितनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें हमने देखनी पड़ती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट में 3 स्टेप हम फॉलो करते हैं। एक तो वर्क लोड एनालाइसिस, एक वर्क फोर्स, एक कंपेयरिंग बोथ टू फाइंड आउट। तो इसमें आप ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, जो वर्क लोड एनालिसिस है इसको ध्यान से सुनो। दिस रिक्वायर्ड फाइंडिंग नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड परफॉर्म वेरियस जॉब डिजाइंड इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर।
तो इसका मतलब ये है कि पहले ये फाइंड करो कि कितने नंबर कितने टाइप के एम्प्लॉय चाहिए जो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को पूरा कर सके। वर्कफोर्स में क्या होता है, एनालाइज, इट मीन्स एनालाइज द एग्जिस्टिंग वन वर्कफोर्स और एम्प्लॉय ऑलरेडी ऑक्यूपाइड जॉब पोजीशन है, हाउ मैनी ऑफ देम आर ओवर बर्डन और अंडर बर्डन। वर्क फोर्स में ये पता करना है जो पहले ही काम कर रहे हैं वर्कर्स, उसमें से कौन ओवर बर्डन चल रहा है, कौन अंडर बर्डन चल रहा है। जिसके पास कोई काम नहीं है, मतलब कम काम दे रखा है, तनख्वाह ज़्यादा ले रहा है, तो उसको जो वैकेंट जॉब खाली है उसको वो काम देना चाहिए। जो ओवर बर्डन है उसको थोड़ा बर्डन कम करना चाहिए, तो उसको और एम्प्लॉयज़ में लगाने चाहिए। ये वर्क फोर्स में बताता है। वर्कलोड में कि कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉई और टाइप ऑफ एम्प्लॉई, इसमें यह बताता है पहले काम कर रहे हैं तो उसमें से कौन से ओवर बर्डन में चल रहे हैं, कौन से अंडर बर्डन में चल रहे हैं। तो आगे आ जाता है कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में क्या आता है, आफ्टर डूइंग वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस द मैनेजर कंपेयर बोथ एज एक्सेस ऑफ वर्कलोड ओवर workforce indicated under staffing and you need to appoint more people, whereas assess of workforce over workload indicated over staffing you need to remove or transfer some employee elsewhere। तो इसमें देखो स्टूडेंट्स कुछ नहीं है कंपैरिजन में। जब हमने वर्कलोड एनालाइज कर लिया, वर्कफोर्स एनालाइज कर लिया, तो मैनेजर को क्या करना चाहिए, इन दोनों को कंपेयर करके देखना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वर्कलोड ज़्यादा हो गया हो वर्कफोर्स से, कहीं ऐसा तो नहीं वर्क फोर्स ज़्यादा हो गई हो वर्कलोड से। तो ये चीज़ हमें कंपेयर करनी चाहिए। तो पहले तो हम जैसे वर्कलोड मतलब हमने भर्ती कर लिए, बाद में पता चला कि वर्क फोर्स तो हमने देखा ही नहीं, वो वर्क ओवर बर्डन अंडर बर्डन, या फिर वर्क फोर्स में हम देख लिया कि ये तो हमने कम कर लिया पर वर्कलोड को हम देख नहीं रहे और पर्सनों को ला नहीं रहे। तो ये सारी कंपेयर करके जो भी हमें कंपेयर करके फिर हमने जो हटाने रिमूव करने चाहिए इस चीज़ को, इसकी मतलब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो ये पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट्स। तो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। रिक्रूटमेंट का रिक्वायरमेंट इसमें आता है, रिक्वायरमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट देखो, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग द पीपल टू अप्लाई for the job in the organization. After assessing the number and type of employee required, the manager tried that more and more people should apply for the job so that organization can get more choice and select better candidates। तो स्टूडेंट्स रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती करना। मतलब हमने ये देख लिया कि कितने एम्प्लॉय हमें चाहिए, अब रिक्रूट कर रहे हैं कि हमें मान लो एक किसी जॉब पोजीशन के लिए हमें 10 बंदे चाहिए। हम उस 10 बंदे के पर्सन को लगाने के लिए बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉय को चूज़ करें जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये ज़्यादा बेनिफिट हो। तो इस चीज़ से हमें ये रिक्रूटमेंट वाला पॉइंट इसमें आ जाता है। इसमें बहुत सारे हमें एडवर्टाइजमेंट देते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज़ करते हैं, पैम्पलेट लगा के एडवर्टाइजमेंट करते हैं, या किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं कि आपके पास कोई मान लो पर्सन आता है जिसको जॉब की ज़रूरत है, वो हमारे पास कॉन्टैक्ट करें। तो ये सारे कंसल्टेंट से भी पास भी हम रिक्रूटमेंट के अपने एडवर्टाइज़ करते हैं जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू के लिए आएँ, जो हमें बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉई मिल सके। ये रिक्रूटमेंट वाले पॉइंट में आ जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट, जैसे आपको कोई जॉब की ज़रूरत है, आप कहीं ना कहीं कंपनी में जॉब इंटरव्यू देने जाते रहते हो, कंपनी उसी पर्सनों को सिलेक्ट करती है जो बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉय होता है। तो ये रिक्रूटमेंट वाला पॉइंट आता है। रिक्रूटमेंट में बस हमने जितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय हमें चाहिए, बस उतने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय की हम क्या कर देते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं रिक्रूटमेंट में। चाहे वो न्यूज़पेपर के थ्रू करते हैं, चाहे प्लेसमेंट कंसल्टेंट के थ्रू करते हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू करते हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू करते हैं, चाहे किसी भी तरीके के थ्रू करते हैं, तो वो ये रिक्रूटमेंट में आ जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सिलेक्शन। तो स्टूडेंट्स सिलेक्शन में क्या आता है, सिलेक्शन में देखो
आपको पता है कि हम जब हमने रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइज़ कर दी, ठीक है, अब हमने इतने सारे पर्सन के इंटरव्यूज़ भी ले लिए, ठीक है, जॉब पोजीशन के लिए, फिर हमें किसी को हमने क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट करना होता है, किसी को सिलेक्ट करना होता है। हमें सारे पर्सन को कंपेयर करके देखा, ये पर्सन उसके लिए बेटर है, ये पर्सन इसके लिए बेटर है, मतलब उसके पॉजिटिव पॉइंट देखे, नेगेटिव पॉइंट देखे, फिर हमने सेलेक्ट किया। फिर हमें सेलेक्ट करने के बाद ये फिर हमें क्या करना है, कैंडिडेट्स को सीरियसली ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है इंटरव्यूज़ के थ्रू। तो हमें बहुत सारे टेस्ट इंटरव्यूज़ ले लेते हैं, जिस वजह से हमें मोस्ट सूटेबल क्या मिलता है, पर्सन मिल जाए, सिलेक्ट कर लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। ये सिंपल से पॉइंट है, जैसे आप कोई जॉब के लिए जाते हो वही चीज़ इसमें आ जाती है। आगे आ जाता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन वाला पॉइंट स्टूडेंट्स, प्लेसमेंट रेफर टू ऑक्यूपाइंग ऑफ पोस्ट बाय द कैंडिडेट फॉर विच ही इज़ सिलेक्टेड। तो फिर उस जिस चीज़ के लिए वो सिलेक्ट हुआ है उस चीज़ के लिए उसको क्या करना, हमें उसको प्लेसमेंट करनी होती है। और एम्प्लॉय को कहा जाता है, एम्प्लॉय को कहा जाता है कि आपको जिस जॉब पोजीशन के लिए अपॉइंट किया गया है, आप वो जॉब पोजीशन आपकी ये है। तो ओरिएंटेशन रेफर टू न्यू एम्प्लॉय टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, the organization orientation program to familiar to new employee with the existing, whereas a small organization superior take a new employee on round and introduce him to existing employee। तो बस यही पॉइंट आ जाता है, मतलब उसको प्लेसमेंट दी जाती है, उसको बताया जाता है ये आपकी जॉब पोजीशन है, ये काम करना है, ये आपको इस प्लेसमेंट में बताया जाता है, उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है पुराने एम्प्लॉइयों से। तो प्लेसमेंट ओरिएंटेशन वाला पॉइंट आ जाता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में देखो, फिर उसके बाद जिस काम के लिए हमने उसे लगाया है उसके लिए हम उसे क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं। ट्रेंड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसे मोटिवेट मिशन मिलती है कि हाँ अभी जो काम करना है वो कम से कम वो ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करना है, उसकी स्किल्स को डेवलप किया जाता है, उसको ट्रेन किया जाता है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में ये ट्रेनिंग इसलिए दिलाई जाती है ताकि जो अगर हम ऐसे ही बैठा दें उसे, तो जो हमने उसे काम लेना है वो धीरे धीरे कहीं बहुत ज़्यादा लेट सीखेगा। अगर हम उसे ट्रेन कर देता जो वो जल्दी से जल्दी पकड़ बना ले अपनी, तो जिससे क्या होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड होके काम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट, तो एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस इम्प्रूव करके अपना काम बेटर कर सकता है। तो ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में भी आगे स्टेप्स आ जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखो, इन मोस्ट ऑफ द लार्ज स्केल्स सेपरेट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट विच परफॉर्म स्टाफिंग फंक्शन, बट इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन द लाइन मैनेजर only perform all the functions. So small organization in which there is no human resource development includes step in the staffing process। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो स्टूडेंट्स देखो, आफ्टर टेकिंग ट्रेनिंग एंड performing the job for the some time, there is a need that employee performance must be evaluated। Performance appraisal refer to evaluating the performance of employees against some standards। The standards are made known to employee in advance। Superior prepare a feedback report on the basis of performance appraisal। तो स्टूडेंट्स देखो, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता क्या है, स्टाफिंग प्रोसेस देखो स्टेप्स हैं। तो इसमें क्या ट्रेनिंग एंड परफॉर्म की दिलाई जाती है, फिर उसके बाद इवेलुएट किया जाता है कि उस पर्सन ने वो काम किस तरीके से किया, तो सुपीरियर उसका फीडबैक रिपोर्ट देता है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में आ जाता है। तो प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, फिर उसके बाद जो प्रमोशन रेफर टू बीइंग प्लेस हायर जॉब पोजीशन विद more pay, job satisfaction, responsibility, generally on the basis of feedback report of the employee।
परफॉर्मेंस दे आर गिवन प्रमोशन अपॉर्चुनिटी फॉर हायर जॉब पोजीशन। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग बस ये है कि अगर पता चलता है कि वो पर्सन ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा काम कर सकता है, तो उसकी पर्सन ज़्यादा मेहनती है, तो उसको प्रमोट किया जाता है, उसको हायर जॉब के लिए प्रमोट कर दिया जाता है। कंपनसेशन देना, कंपनसेशन में क्या आता है कि उसको कितने पे करना है, कितना रिवार्ड देना है, कितनी इंसेंटिव्स देना है, ये सारा कंपनसेशन में आता है। उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट में तय किया जाता है कि डायरेक्ट पेमेंट जैसे वेजेस, सैलरी चाहिए, और इनडायरेक्ट में उसे मेडिकल फैसिलिटी, इंश्योरेंस वगैरह कंपनी देती है कंपनसेशन में। ये भी दो टाइप का होता है कंपनसेशन। एक डायरेक्ट फाइनेंस पेमेंट में दो टाइप का होता है, टाइम बेस्ड पेमेंट, परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट। टाइम बेस्ड का मतलब है आप मंथली वाइज, डेली या वीकली वाइज सैलरी या वेजेस लेते रहो। परफॉर्मेंस बेस्ड जितना काम करोगे उतनी सैलरी वेजेस आपको मिलती रहेगी, ये परफॉर्मेंस बेस्ड है। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। तो स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक था परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, ये हमें मतलब और वो मोर स्टेप्स होते हैं जो स्टाफिंग प्रोसेस में है, जिसमें मान लो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में लगाए जाते हैं। जैसे हम प्रमोशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल आ जाता है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं स्टूडेंट्स। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। कल मैं इसके आगे करवाऊँगा।